तो भाई जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक फ्री सीरीज लॉन्च की है, वाईटी सीरीज है, जिसमें हम जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स के जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 11 के कुछ चीजों को बताया गया है और ह्यूमन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंस को बताया गया है। यानी कि इस चैप्टर के अगर आप नाम पर जाओगे ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका जो चैप्टर नंबर 1 है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसका आज हम करने वाले हैं वन शॉट और कम से कम वक्त में पूरे जो क्लास 12 की आपकी ज्योग्राफी है इसका एक तरीके से इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पहले चैप्टर में ये बताया गया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक फ्री सीरीज लॉन्च की है, वाईटी सीरीज है, जिसमें हम जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका आपको हम वन शॉट देने वाले हैं। और ये जो वन शॉट रहने वाला है, ट्रस्ट मी गाइस, ये वन ऑफ द बेस्ट वन शॉट रहने वाला है अगर आप इस लेक्चर को रिवीजन पर्पस के लिए देख रहे हो तो। ठीक है, अच्छा मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं, तो आज हमारी जो बुक 1 है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका जो चैप्टर नंबर 1 है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसका आज हम करने वाले हैं वन शॉट और कम से कम वक्त में। मैं इतनी गारंटी देता हूं, अगर आप बच्चा स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप रुकते हो तो आपको एक एक चीज बहुत ही कम वक्त में क्लियर हो जाएगी। मतलब रिवीजन पर्पस के लिए दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी द बेस्ट, रिवीजन के लिए बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो समझो इस चैप्टर का पहले एसेंस समझो, ये चैप्टर बोलना क्या चाहता है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं बच्चा, तो इस चैप्टर में क्लास 11 के कुछ चीजों को बताया गया है और ह्यूमन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंस को बताया गया है। यानी कि इस चैप्टर के अगर आप नाम पर जाओगे ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या नेचर है और क्या क्या स्कोप है, किस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी हमारे जो अदर डिसिप्लिन है, हमारे जो अदर सब्जेक्ट्स है, उनसे रिलेटेड है। आपको याद होगा क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, याद नहीं है तो मैं हाथ दिला देता हूं, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। और उस चैप्टर में हमने ज्योग्राफी को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ा कि भाई ज्योग्राफी को जब आप एज अ सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हो तो एक कैसा सब्जेक्ट है, और उसमें हमने ज्योग्राफी के एसेंस को समझा। और उसी चैप्टर में हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी। और आपने ये भी, आपके टीचर ने बताया होगा कि दिस ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, यू आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 12th। तो अब क्लास 12th आ गई है तो आप ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हो। क्लास 11th में हमने सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात की, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात की, पता नहीं क्या क्या आपने पढ़ा भाई, इंटीरियर एक्सटीरियर जियोमॉर्फोलॉजी ओशनोग्राफी, इंडियन फिजिकल फीचर्स के बारे में आपने बात कर ली, हर एक चीज के बारे में बात की आपने, फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात की, जो भी फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं इन सभी के बारे में आपने बात की। ठीक है सर, मान लिया। अच्छा, अब ऐसे ही सेम अगर मैं क्लास 12 के पहले चैप्टर की बात करूं तो ये पूरे जो क्लास 12 की आपकी ज्योग्राफी है इसका एक तरीके से इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पहले चैप्टर में यह बताया गया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी का एसेंस क्या है और किस तरीके से हम ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, ये इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई है। मतलब आप बोल सकते हो कि आपकी जो पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी है वो एक तरीके से सारी ज्योग्राफी का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा, और हाँ याद रखना ये जो चैप्टर है ये पूरा फिलोसफिकल चैप्टर है, मतलब मजा आएगा। वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर लगता है मेरे को ज्योग्राफी का। बाकी चैप्टर्स तो मेरे थोड़े से बोरिंग से लगते हैं, बोरिंग नहीं है मतलब डेटा बेस्ड चैप्टर है, बट हाँ ये जो चैप्टर है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिकॉज दिस होल चैप्टर इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। इसमें कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे की गई है, तो यहां पर ना कुछ टर्म्स का यूज किया गया है और यहां पर ज्योग्राफी को इन तीन चीजों से डिफाइन किया गया है कि ज्योग्राफी जो है, सबसे पहला कि हमारी जो ज्योग्राफी है वो एक इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट है। इंटीग्रेटिव क्या होता है सर? इंटीग्रेटिव का सिंपल सा मतलब होता है कि हम जब ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो सारी चीजों को हम कलेक्टिवली होलिस्टिक वे में पढ़ते हैं, यानी कि हम सारी चीजों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं, सारी जो अलग अलग चीजें हैं इनको एक साथ में रखते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, और क्योंकि समझो दिस चैप्टर इज होल अबाउट एग्जांपल्स, मैं एग्जांपल से ही इस चैप्टर को ठीक से समझा सकता हूं। तो पहला एग्जांपल ये रहेगा, लेट्स से कि एक फार्मर है ना, इसके केस में देखो इंटीग्रेटिव स्टडी का मतलब क्या हुआ। लेट्स से कि एक फार्मर है, अब फार्मर क्या करता है, ऑब्वियसली खेती करता है सर। अब ये बताओ कि जब वो खेती करेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या वो एक ही फैक्टर को देखेगा कि भाई फार्मर खेती कर रहा है, उसने सिर्फ सॉइल को कंसिडर किया, सॉइल को उसने कंसिडर किया और उसने खेती कर ली, ऐसा होता है? नो, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जब फार्मर खेती करता है किसी भी क्रॉप का अगर वो कल्टीवेशन करेगा तो कहीं ना कहीं वो और भी अदर फैक्टर्स को देखेगा कि भाई यहां पर ठीक है सॉइल तो ऐसी है, लेकिन वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, वहां पर कितनी रेनफॉल होती है सर, और भी कई सारे जो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे उस एग्रीकल्चर में पूरा, कि वहां पर आसपास कहीं मार्केट है या नहीं है। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं वहां पर आसपास जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स है मिलते हैं या नहीं मिलते, तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद ही तो वो खेती करेगा। यानी कि आप भी अगर कोई चीज डिसाइड करते हो, कुछ भी करते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी आप करते हो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो सिर्फ आप एक चीज पर डिपेंडेंट थोड़ा ना रहते हो कि सिर्फ मुझे पढ़ाई ही पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के अलावा
और भी तो कई सारी टेक्निक्स होती हैं, और भी तो कई सारी चीजें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। डिस्ट्रैक्शन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उन सारी चीजों पर आप जब कंट्रोल करते हो तब जाकर आपको जो है कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होता है। किसी भी चीज की हम बात करें तो कहीं ना कहीं सिंपल सी बात यहां पर बोला गया है कि जब आप कोई भी काम करोगे तो उसमें आप सिर्फ एक चीज, सिर्फ आइसोलेशन में नहीं रहोगे, आप हर चीज को जोड़ के पढ़ोगे। तो उसका मतलब होता है हमारा इंटीग्रेटिव, सबको जोड़कर पढ़ना, कनेक्ट करना और समझना। फिर आता है हमारा एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का सिंपल सा मतलब होता है कि हम जब भी काम करते हैं, हम जब भी ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट, देखो ज्योग्राफी पहले हमारा इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट है, फिर यहां पर बोला गया ज्योग्राफी एक एम्पिरिकल सब्जेक्ट है, यानी कि हम यहां पर ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पर चीजें बताते हैं। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, सिंपल सी बात है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन मतलब ये कि अगर मैं बोलूं कि पिछले 5 सालों में यह देखा गया है कि पूरे विश्व का जो क्लाइमेट है और पूरे विश्व का जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, पूरे विश्व का क्लाइमेट बदला है, और पूरे विश्व का जो टेम्परेचर है या फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है ये और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब ये जो स्टेटमेंट दिया है तो ये ऐसी थोड़ा ना ब्लाइंडली स्टेटमेंट दे दिया होगा, ब्लाइंडली तो नहीं दिया होगा। अब साइंटिस्ट ने बहुत सारे डेटा प्रेजेंट किया होगा, साइंटिस्ट ने पूरा जो डेटा है हमारा वेदर का, टेम्परेचर का, विंड्स का, है ना, जो भी अलग अलग क्लाइमेटिक फिनोमेना जो होती है उन सभी का डेटा कलेक्ट किया होगा, तभी तो स्टेटमेंट दिया। यानी कि इस कंक्लूजन में कि भाई हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ये जो जिस कंक्लूजन पे साइंटिस्ट आए हैं उससे पहले उन्होंने बहुत सारी स्टडी की होगी, उसके बाद ही तो उन्होंने डेटा दिया है हमें, उसके बाद ही तो इंफॉर्मेशन दी है हमें, समझ रहे हो। तो यानी कि हम ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद ही कोई स्टेटमेंट देते हैं। तीसरा है कि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल का सिंपल सा मतलब है कि हम इसको रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है गूगल मैप। भाई गूगल मैप की हम बात करें तो गूगल मैप क्या यूज करता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से यूज करता है ना अपने सॉफ्टवेयर में, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से ही हम किसी की लोकेशन का पता लगाते हैं, टाइम का पता लगाते हैं, लोकेशन का पता लगाते हैं। वैसे लोकेशन का पता हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों से लगाते हैं, तो हो गया। फिर आप देखोगे जब वेदर फोरकास्टिंग होती है तो वेदर फोरकास्टिंग भी हम ज्योग्राफी की हेल्प से करते हैं, तो उसमें भी ज्योग्राफिकल डेटा लगता है हमें। तो आप समझो कि ना सिर्फ हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी को, बल्कि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है जो कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल दुनिया में इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ ना। चलिए ठीक है, तो यहां पर ज्योग्राफी को तीनों सब्जेक्ट, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट को आप देखोगे 3 तरीके से देखा गया है। एक इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट है, एक इंपेरिकल सब्जेक्ट है और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखने को मिलता है। इसी वजह से आप देखते हो क्या होता है सर, जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो जब भी हम ओवर द स्पेस, ओवर द टाइम, के हर जगह चीजें एक जैसी नहीं रहती, हर जगह चीजें बदल जाती हैं। जैसे जैसे स्पेस चेंज होता है, जगह बदलती है, वैसे वैसे वहां पर जो एक्टिविटीज होती हैं जिसको हम ह्यूमन फिनोमेना बोलते हैं, यानी कि हमने अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करी, उसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों इस वाई इज दिस हैपनिंग, क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं और कैसे हो रही हैं सर, इन सभी का जो रिलेशन हम पता लगाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उस फिनोमेना के बारे में, उस एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, नहीं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं वो भी हमें ज्योग्राफी बताती है। ये स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि हम इन सारी चीजों की, जो जितने भी हमारे फिनोमेना हो रहे हैं, इसका हम ज्योग्राफिकल स्टडी करते हैं। क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट आपको इंटीग्रेटिव, इंपेरिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है सर, यहां से आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है। और अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन की बात करूं ज्योग्राफी की, ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक तरीके से एक रिलेशनशिप है। किसके बीच में, ह्यूमन ज्योग्राफी हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में, और जो इंसानों का इंटरेक्शन हुआ, और जो इंसानों का जो इंटरेक्शन हुआ किसके बीच में, इंसानों और नेचर का जो इंटरेक्शन हुआ, उसका जो आउटकम निकला है वो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी है। समझो ना, क्लियर हुआ। यानी कि हम हर जगह, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया से आप नॉर्थ से साउथ में जाओगे कि आपको एक जैसी चीजें मिलती हैं, ऑल टुगेदर हर चीज आपको डिफरेंट मिलेगी, कल्चरल, रिलीजन, लैंडस्केप, सब कुछ अलग मिलेगा। यानी कि ये क्या है सर, ये ओवर द स्पेस चीजें चेंज हो रही हैं, और जब चीजें चेंज होती हैं तो हमारी एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप राजस्थान के हो तो राजस्थान में क्योंकि बारिश कम होती है, ड्राई एरिया होता है, तो वहां पर लोग जो है वो नॉन वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की खेती करते हैं, बाजरा की, है ना, जो चना दाल वगैरह हो गई जिनमें पानी कम लगता है सर। और जब आप नॉर्थ इंडिया की साइड, इधर पंजाब, यूपी की साइड आते हो, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस ऑफ वाटर है, फर्टाइल सॉइल है, तो यहाँ पर लोग व्हीट, राइस वगैरह ज्यादा उगाते हैं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप ज्यादा करते हैं, ना पानी की अवेलेबिलिटी है। तो समझो कि ओवर द स्पेस चेंज हुआ, क्या पानी था कहीं, कहीं पानी नहीं था, उसके बेसिस पर आप देखोगे हमारा पूरा क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया। यानी कि ओवर द स्पेस आपको अलग अलग ह्यूमन फिनोमेना, अलग अलग फिनोमेना होते हुए दिख रही है, अलग अलग एक्टिविटीज होते हुए दिख रही है। तो ज्योग्राफी हमारा ये भी पता लगा रहा है एक्टिविटीज क्यों हो रही है और इसका रीजन क्या है, हाउ दे कम अबाउट। ठीक है, तो ये सब हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी पता लगाता है। तो जो ये स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो ये हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी बताता है। और साथ के साथ जो हमारा सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरह के आपको लोग देखने को मिलते हैं,
सोसाइटी पूरी डिफरेंट है ऑल टुगेदर। साउथ में आप जाओगे, साउथ का समाज अलग है, नॉर्थ का समाज अलग है। और यहां पर जो एक इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक, जब हम बात करते हैं किसी जगह पर आपको अच्छी खासा इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल मुंबई में इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों है, बिहार में क्यों नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रहे होंगे भाई, बहुत सारे फैक्टर्स रहे होंगे कि भाई मुंबई में पोर्ट है, नेचुरल हार्बर है, तो यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छे से होता है, ट्रेड होता है तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत है, इंडस्ट्रीज है तो यहाँ पर रोजगार बहुत ज्यादा मिलता है। बिहार में वो एडवांटेज नहीं मिल पाया। या फिर ज्यादा कॉमर्शियल खेती कहां होती होगी, पंजाब में होती होगी या फिर बिहार में होती होगी, ऑब्वियसली पंजाब में होती होगी, इसके भी पीछे अलग रीजंस है, उसके भी अलग हिस्ट्री रही है। तो समझो कि यहां पर सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस जो है ये भी हमारा कहीं ना कहीं ह्यूमन ज्योग्राफी बताता है। ऑब्वियसली आपको ये सारी जो चीजें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब यहां पर कुछ जो आपके थिंकर्स हैं, कुछ ज्योग्राफर जो हैं, इन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है ह्यूमन ज्योग्राफी की, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे जो रज्जल साहब थे, रज्जल साहब की हम बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो है इसकी भी थ्योरी दी है इन्होंने, है ना। और कहीं ना कहीं इनकी हम बात करें तो इन्होंने अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन में सिंथेटिक स्टडी पर ज्यादा फोकस किया। सिंथेटिक स्टडी का मतलब क्या होता है कि हम एक तरीके से ऐसी स्टडी करते हैं जो इंटीग्रेटेड होती है, यानी कि कनेक्टेड जो होती है, यानी कि थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था कि जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं इनको हम कनेक्ट करके पढ़ते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं। तो इन्होंने बोला कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो नेचर और जो हमारा एनवायरमेंट है, जो ह्यूमन बींग्स है, जो हमारी सोसाइटी है, इसकी जो सिंथेटिक स्टडी है, यानी कि एक ऐसी स्टडी जिसको हम सभी को कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, अलग अलग नहीं पढ़ रहे। जो चीजें एनवायरमेंट में हो रही हैं उसका इंसान पर क्या असर पड़ रहा है, इंसान जो है उसका एनवायरमेंट पर क्या असर पड़ रहा है ना। इन दोनों को जो हम होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं कि हमें क्या करना है, इनको जोड़ के चलना है, इनको कनेक्ट करके चलना है, इट इज कॉल्ड सिंथेटिक स्टडी। तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन पर सिंथेसिस का इन्होंने जोर दिया अपनी डेफिनेशन में। अगर फिर हम बात करें एलन सी सैंपल, एलन सी सैंपल ने अपनी डेफिनेशन में डायनेमिज्म पर ज्यादा फोकस किया। अच्छा, डायनेमिज्म क्या होता है? अच्छा, अगर मैं डायनेमिज्म की बात करूं उसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहना। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बोला कि जो हमारे इंसान है, जो ह्यूमन बींग्स है, ये अनरेस्टिंग रहे। अनरेस्टिंग का मतलब ये है कि अगर आप पिछले 10,000 साल का डेटा देखोगे तो हम अपने आप को कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली अपने आप को चेंज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और आज से अगर 10,000 साल पहले का इंसान आप देखोगे और आज का जो इंसान देखोगे उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम कल्चरली डेवलप हो चुके हैं सर, टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो चुके हैं, सोशली बहुत डेवलप हो चुके हैं। और यहां तक रुके नहीं है ये लोग। फिर यहां पर इन्होंने बोला है कि ना सिर्फ इंसान बल्कि अर्थ भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहा है। अर्थ पे भी तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, जैसे ड्रिफ्टिंग थ्योरी की हम बात करें, माउंटेन्स, हिमालयाज का बनना, वॉल्केनिक इरप्शंस की हम बात करें, तो अर्थ भी हमारा अनस्टेबल है। और जो अर्थ अनस्टेबल है, ह्यूमंस भी अनस्टेबल है भाई, ह्यूमंस भी अनरेस्टिंग है। तो इनका जो रिलेशन है वो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी होती है। तो इनकी डेफिनेशन पे इन्होंने डायनामिज्म पे ध्यान दिया, ज्यादा डायनेमिक स्टडी पर ध्यान दिया। क्यों? डायनेमिक का मतलब ही क्या होता है? बदलते रहना, चेंज होते रहना। ओके सर, लास्ट डेफिनेशन देखते हैं जो हमारी पॉल विडाल ने दी है। इन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारी वो वाली थ्योरी जो है ना, ये अपना जो पॉसिबिलिज्म की थ्योरी है, उस पर भी इन्होंने कुछ बोला था। इन्होंने पॉसिबिलिज्म की थ्योरी में भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है पॉल विडाल की। अगर मैं बात करूं, अगर इन्होंने बोला कॉन्सेप्शन, इन्होंने कॉन्सेप्शन की बात की। कॉन्सेप्शन का मतलब होता है एक आइडिया, एक सोच, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्शन। अगर मैं कॉन्सेप्शन की बात करूं तो इन्होंने किस चीज के आइडिया की बात की कि इन्होंने भी सेम यही बात बोली है कि भाई हमारी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये क्या है सर? एक आइडिया है जो कि कहां से निकला है, जो कि एक सिंथेटिक नॉलेज से निकला है। किस चीज की सिंथेटिक नॉलेज? सिंथेटिक नॉलेज का सिंपल सा मतलब है कि हम, है ना, हम ह्यूमंस को और इंसान को, ह्यूमंस की हम बात, सॉरी दोनों तो सेम ही है, ह्यूमंस को और फिजिकल एनवायरनमेंट को साथ लेके चल रहे हैं। इनकी होलिस्टिक अप्रोच में इनको कनेक्ट करके हम जोड़ के पढ़ रहे हैं। अच्छा, सिंथेटिक स्टडी किसकी है सर? तो जो हमारा अर्थ है, जिसको अलग अलग फिजिकल लॉज गवर्न कर रहे हैं, और हमारा अर्थ पर रहने वाला लिविंग बींग्स, जो अर्थ पर इनहैबिटेड है, जो अर्थ पर रह रहा है, जो अपनी लिविंग कंडीशंस बना रहा है, इन दोनों की जो रिलेशनशिप है, इसको हम क्या बोलते हैं? इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, यानी कि हमारा जो अर्थ, जिसको फिजिकल लॉज गवर्न कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा इंसान, इन दोनों की जो सिंथेटिक स्टडी है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ये हमारे पॉल विडाल ने डेफिनेशन दी है सर, है ना। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पर जब ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी में एक आपको समस्या और दिखाई देती है सर। ज्योग्राफी में आपको क्या समस्या दिखाई देती है? तो ज्योग्राफी में आपको ड्वेलिज्म देखने को मिलता है सर। अच्छा ठीक है, ड्वेलिज्म का मतलब क्या होता है? ड्वेलिज्म आपने शब्द बहुत सुना होगा। ड्वेलिज्म दो से बना है, दो, यानी कि आप किसी आइडिया के बारे में बात कर रहे हो, उसको समझने के या फिर उसको देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। यानी कि हम बात तो कर रहे हैं दोनों एक ऐसी चीज की जिसमें दो आइडियाज होने ही नहीं चाहिए। जैसे हम बात करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट या फिर फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया? हमने ड्वेलिज्म क्रिएट कर दिया। यानी कि हमारे दो ग्रुप बट गए। एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं ऐसे हमें स्टडी करनी चाहिए, एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं हमें हमें ज्योग्राफी को ऐसे पढ़ना चाहिए। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी में अपने आप ही एक ड्वेलिज्म पैदा हुआ सर, जिसमें आप देखोगे एक ही चीज को अलग अलग तरीके से, एक ही दुनिया को अलग अलग चश्मों से देखने का नजरिया पैदा हो गया, जिसको हमने बोला ड्वेलिज्म।
जैसे आप देखोगे ड्युअलिज्म आपको कैसे देखने को मिलता है, कोई कहता है कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन आपको नोमोथेटिक अप्रोच अपनानी चाहिए, या फिर कोई कहता है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन आपको आइडियोग्राफिक अप्रोच अपनानी चाहिए। अब इसकी मैं बात करूं तो नोमोथेटिक का मतलब क्या होता है? नोमोथेटिक का मतलब होता है जनरल लॉज, कि आप हर चीज को जनरलाइज कर रहे हो कि ये तो ऐसा होता ही है सर, यानी कि ग्रेविटी के जो रूल्स हैं वो हर जगह अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गरीबी का जो कारण इंडिया में है वही कारण गरीबी का अफ्रीका में है। क्या ऐसा जरूरी है सर? यानी कि जब आप चीज को बहुत ज्यादा जनरलाइज कर देते हो उसको हम बोलते हैं नोमोथेटिक। नोमोस का मतलब होता है क्या? जनरल लॉज, यानी कि आपने एक चीज को जनरली एप्लीकेबल कर दिया, एप्लीकेबल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं कि जितने भी टॉपर्स हैं वो कम से कम 10 से 12 घंटे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब ये चीज को आप जनरलाइज नहीं कर सकते, हो सकता है कोई टॉपर 4 घंटे पढ़ाओ, यानी कि अगर जब आप बोलो कि जितने भी टॉपर हैं वो सारे टॉपर 10 घंटे से ऊपर पढ़ रहे हैं, तो आपने ये मान लिया कि सारे ही टॉपर जो होते हैं 10 घंटे से ऊपर पढ़ते हैं, तो ये होता है नोमोथेटिक अप्रोच। अच्छा, अगर मैं आइडियोग्राफिक अप्रोच की बात करूं तो यहां पर हम यूनिक क्वालिटीज पे जाते हैं कि किसी भी जगह की यूनिक क्वालिटीज क्या है ना? जैसा आप लोग बोलते हो ना कि मेरा वाला अलग है, मेरी वाली अलग है, तो इट्स आइडियोग्राफिक अप्रोच कि जब आप आइडियोग्राफिक अप्रोच को अपनाते हो तो यहां पर आप किसी यूनिक क्वालिटी पे जाते हो किसी की। ओके सर, बहुत बढ़िया। आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे हम देखते हैं रीजनल और सिस्टमैटिक अप्रोच, इसमें भी एक डायकोटमी है। कोई कहता है कि भाई ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट हमें रीजनल अप्रोच अपनानी चाहिए। अब रीजनल अप्रोच में क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर रीजन की बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में आपने किसी भी स्टेट की बात कर ली, लेट्स से यूपी, लेट्स से बिहार। अब बिहार में जितनी भी आपको कलेक्टिवली जितनी भी आपको फिनोमेना होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज होते हुए दिखाई दे रही हैं, ऑल टुगेदर आप उनकी स्टडी कर रहे हो। लेकिन कोई कहता नहीं, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन हमें हमारे लिए सिस्टमैटिक अप्रोच सूटेबल रहेगी। सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या होता है कि आप अर्थ की एज अ होल बात कर रहे हो, किसी भी एरिया की एज अ होल बात कर रहे हो। लेट्स से आपने इंडिया का पूरा बात, आपने पूरे इंडिया को ले लिया और फिर आपने इंडिया में आपने किसी एक चीज पर, किसी एक सब्जेक्ट पर, किसी एक फिनोमेना पर आपने स्टडी करनी शुरू की। लेट्स से क्लाइमेटोलॉजी, लेट्स से सॉइल, लेट्स से क्लाइमेट चेंज। आप सिर्फ एक चीज पर फोकस कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। यानी कि समझो कि यहां पर हम बोल रहे हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अगर ये भी तो हो सकता है कि हम दोनों को सहूलियत, अपनी सहूलियत के हिसाब से अप्लाई करें, जहां जिसकी जरूरत हो वहां उसको अप्लाई करें। और यहां पर यही बात बोली गई है। फिर आप देखोगे थ्योरेटिकल अप्रोच और हिस्टोरिकल अप्रोच निकल के आती है कि कभी कभी ज्योग्राफी में हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज लगाते हैं, जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है। कभी कभी हम ज्योग्राफी में कुछ इवेंट को समझने के लिए हम हिस्टोरिकल अप्रोच पर जाते हैं कि जिस जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो ये अलग अलग अप्रोचेस हम देखते हैं, और यहां पर एक डायकोटमी, एक ड्युअलिज्म देखने को मिलता है कि हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं और एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पढ़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बोला गया है कि डायकोटमी, ये जो ड्युअलिज्म जो है ये वैलिड नहीं हो सकता, ये वैलिड वन नहीं है। ये डायकोटमी, ये जो सेपरेशन आपने कर दिया है ज्योग्राफी के अंदर ही, वो वैलिड नहीं है सर। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, जब हम फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं, दोनों ही इनसेपरेबल है, दोनों ही एक जिस्म दो जान है, ये बोला गया है यहां पर, है ना। और ये बात को समझाने के लिए आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छी अच्छी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे आप देखोगे आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे जो मेटाफर्स हैं, बहुत सारे जो मेटाफर्स हैं, इनका इस्तेमाल किया गया है। मेटाफर्स का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज को एज अ, है ना, किसी मेटाफर्स का सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज को आप किसी चीज से कंपेयर करते हैं, इमेजिन 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 करते हैं। आप किसी भी चीज को कंपेयर कर रहे हैं जिसमें आप इमेजिन कर रहे होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि तुम्हारा पेट तो गुब्बारे की तरह फूल गया है, तो मैंने तुम्हारे पेट को गुब्बारे से कंपेयर किया, यानी कि इमेजिन किया मैंने, तो हम मेटाफर्स का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ आई ऑफ द स्टॉर्म। अब स्टॉर्म की आंख तो होती नहीं है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एनसीईआरटी में बताने की कोशिश की गई है कि हम ह्यूमन एनाटॉमी का इस्तेमाल करते हैं, हम ह्यूमन बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए। और इससे बेस्ट एग्जांपल हो ही नहीं सकता कि नेचर एंड ह्यूमन बींग्स आर इनसेपरेबल, ये दोनों एक ही तो है। माउथ ऑफ द रिवर, नेक ऑफ द स्टमक, ये सब क्या है सर? ये एक तरीके से हम मेटाफर्स अपनी बॉडी का यूज कर रहे हैं, अपने बॉडी एनाटॉमी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम नेचर को डिस्क्राइब कर सकें। चलिए, तो हम बात करते हैं अब नए टॉपिक के बारे में, जो है हमारा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अब एक नया टॉपिक है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ये टॉपिक में पढ़ाया क्या है, बेसिकली क्या बताया गया है, स्टार्टिंग से जानते हैं। हमारे जो ह्यूमंस थे वो स्टार्टिंग से क्या थे, प्रिमिटिव थे। एक टाइम पर हमारी कोई सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, कोई भी सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ था। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में हम शिकार कर रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देखोगे हमने जब खेती करना सीखी तो हमारा सेटलमेंट शुरू हुआ। जब ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हुआ उसके बाद हमारा सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, सोसाइटी का कल्चरल डेवलपमेंट हुआ। जब हमारा कल्चरल डेवलपमेंट हुआ तो आप देखोगे धीरे धीरे हमने नेचर के लॉस को समझा, नेचर को क्या चला रही है, कौन सी शक्तियां जो है नेचर को चला रही हैं, उनको समझ के हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। जैसे आप देखोगे हमने फ्रिक्शन का लॉ समझा, आग बना ली भाई। हमने डीएनए को समझ लिया, हमने अलग अलग बीमारियों का इलाज निकाल लिया सर। हमने एरोडायनामिक्स के लॉज निकाल दिए भाई, लॉज को समझा हमने कैसे काम करता है, तो हमने फिर एरोप्लेन बना लिया। तो समझ रहे हो कि इंसानों ने स्टार्टिंग से ही अपने आप को इवॉल्व करना सीखा है। तो स्टार्टिंग में हम बात करें, जो हमारा पहला फेज था वो था हमारा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। अब इस फेज की हम बात करें तो इस फेज में आपको क्या चीजें देखने को मिलती है कि हम बहुत ज्यादा प्रिमिटिव हैं,
और कहीं ना कहीं हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ था। क्योंकि समझो, ध्यान समझो कि अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी किस चीज पर डिपेंड करती है, आपका कल्चरल डेवलपमेंट कितना हुआ है सोसाइटी में, जितना कल्चर। अब कल्चरल डेवलपमेंट की जब मैं बात करता हूं तो कल्चर अपने आप में ही बहुत बड़ा टर्म है। आप सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक जो भी काम कर रहे हो, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ योर कल्चर, आपकी संस्कृति का हिस्सा है। तो समझो कि स्टार्टिंग की जब हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी नहीं सर। अर्ली स्टेजेस की मैं बात करता हूं तो हमारे पास लो लेवल की टेक्नोलॉजी है, यानी कि हमें अगर ठंड लग रही है तो हमें खुद जाना पड़ेगा ऐसे इलाकों में जहां गर्मी होगी, जहां वार्म होगा थोड़ा सा। आज के टाइम पर ऐसा होता है, जब ठंड लगती है हम हीटर चला लेते हैं, जब ज्यादा गर्मी लगती है तो हम एसी चला लेते हैं। तो आज हम एक अलग एरा में है, लेकिन उस टाइम पर नेचर हमको डिक्टेट कर रहा है, नेचर हमको बता रहा है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वी हैड नो ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं, हमें नेचर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो ये अर्ली स्टेजेस टाइम की बात है, अर्ली स्टेजेस की बात है, जब नेचर हमको चलाता था। ये जो इंटरेक्शन जो था इसको हमने क्या बोला, ये जो नेचर और हमारे बीच में जो इंटरेक्शन चल रहा है इसको हमने बोला एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, क्लियर हुआ, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है सर, फिर हम बात करें किसके बारे में, फिर हम बात करेंगे अच्छा, यहां पे सिंपल से मैंने ऑलरेडी बता दिया कि भाई इन्वायरमेंट जो है वो हमें ह्यूमन एक्ट्स को डिफाइन कर रहा है सर। फिर आप देखोगे हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत कम है सर, इसलिए हमें नेचर की सुननी पड़ रही है सर, है ना। और कहीं ना कहीं हम डरते हैं नेचर से, इसलिए आप देखोगे हम पूजा वूजा कर रहे हैं, आज भी खैर पूजा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ आप देखोगे उस टाइम से सारा जो कल्चर वो काफी शुरू हुआ है। ये जो पूजा पाठ वाला जो कल्चर है कहीं ना कहीं इधर से ही शुरू हुआ है, क्योंकि नेचर हमको डिक्टेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम नेचर को पूज रहे हैं, आज भी हम नेचर को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं, क्योंकि समझो तुम चाहे कितने भी एडवांस हो जाओ, बट नेचर के आगे आप जीत नहीं सकते। आज हम नेचर के को कंट्रोल करते हैं, बट ये बोलना भी गलत होगा कि नेचर को हमने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, बिकॉज नेचर अगर अपनी पर आ जाता है तो फिर कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आती, है ना। और आपने आपके एनसीईआरटी में जो बेंडा की स्टोरी है वो आपने पढ़ी होगी, तो आप बेंडा की स्टोरी पढ़ना प्लीज, बहुत अच्छी स्टोरी है, उस स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आगे अगर मैं बात करूं तो अब आता है हमारा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की हम बात करें तो ग्रेजुअली क्या हुआ, धीरे धीरे आप देखोगे हमने नेचर को समझा, नेचर के लॉस को समझा, और धीरे धीरे हमने हमारा जब सोशियो कल्चर डेवलपमेंट हुआ तो हमने क्या किया, हमने बेटर टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि कहीं ना कहीं इंसान ने नेचर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमने क्या करना शुरू कर दिया सर, हमने एक तरीके से नेचर को जीतना शुरू कर लिया। हमने ओशनिक रूट्स डेवलप कर लिए सर, हमने सैटेलाइट बना ली, हमने इंटरनेट बना लिया। यानी कि 200-300 साल पहले कुछ नहीं दिखता था, आज के टाइम पर आप सोच के देखो हम कितने ज्यादा टेक्नोलॉजिकली आगे आ चुके हैं। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब कहीं ना कहीं क्योंकि इंसान ने इस पूरे नेचर में पॉसिबिलिटीज ढूंढी तो उसको नाम दिया जाता है पॉसिबिलिज्म का सर। यानी कि हमने नेचर में क्या किया सर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ढूंढी, है ना। और यहां पर ये भी बोल सकते हो कि नेचर ने हमें अपॉर्चुनिटीज ऑफर की और इन अपॉर्चुनिटीज का हमने अच्छे से इस्तेमाल किया सर। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि इंसानों ने नेचर को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया। अब हमें ठंड लगेगी तो हम हीटर चलाएंगे और हमें गर्मी लगेगी तो हम एसी चलाएंगे। ठीक है ना, क्लियर हुआ, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहां पर सवाल ये आता है कि सर अब हमें क्या करना है। अब यहां पर भी एक तरीके से डुअलिज्म क्रिएट हो गया है कि अब हमें किस पर जाना है, हमें पॉसिबिलिज्म की तरफ जाना है या फिर हमें एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की तरफ जाना है। अब बीच वाले रास्ते पे आते हैं, हमें क्या करना है सर, हमें बीच का मध्यम मार्ग अपनाना है, दैट इज नियो डिटर्मिनिज्म। अब इस कॉन्सेप्ट को दिया था ग्रिफिन टेलर ने, जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इन्होंने बोला कि ना ही हमें एब्सोल्यूट नेसेसिटी वाले केस में जाना है, यानी कि एक पूरा ही हम यानी कि हम ऐसा भी ना करें कि नेचर हमको पूरी तरह से डिक्टेट करे, और हमें उस मोड में भी नहीं आना है कि हम बिल्कुल ही फ्री हो जाएं, यानी कि हम अलग अलग पॉसिबिलिटीज ढूंढने लगे और इतनी पॉसिबिलिटीज ढूंढे कि हम नेचर को ही बर्बाद कर दें, जो कि आज हम ऑलरेडी कर रहे हैं। यानी कि यहां पर इन्होंने सिंपल सा बोला कि इंसान नेचर को कॉन्कर कर सकता है बाय ओबेइंग इट, उसके रूल्स को ओबे करके हम नेचर को जी सकते हैं। और आपको अगर याद होगा कि एक एग्जांपल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में ट्रैफिक लाइट वाला, कि भाई रेड लाइट की हम बात करें तो उसका मतलब होता है स्टॉप, फिर आप देखोगे एम्बर लाइट तो गेट रेडी, फिर उसके बाद आप देखोगे ग्रीन लाइट आती है, उसके बाद जाने की परमिशन मिलती है। अब ये चलता रहता है, इससे क्या रहता है, ट्रैफिक पूरा मैनेज करता रहता है ना। यानी कि बहुत ज्यादा कियोस क्रिएट नहीं होता। अगर सोच के देखो अगर ये लाइट ना हो तो क्या हो सर, तो जाम लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल बहुत देर तक रेड लाइट ही आती रहे, रेड लाइट ही शो करती रहे, ग्रीन ना है तो क्या होगा, तो भी आपको जाम लगता हुआ दिखाई देगा, ट्रैफिक जाम लग जाएगा। ग्रीन लाइट रहेगी हमेशा तो क्या होगा, तो भी आपको ट्रैफिक जाम लगते हुए दिखाई देगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो बैलेंस क्या रहेगा, बैलेंस ये रहेगा कुछ देर रेड लाइट, कुछ देर ग्रीन लाइट, कुछ देर रेड लाइट, कुछ देर ग्रीन लाइट। तो ये क्या है सर, ये एक तरीके से बैलेंस है, यानी कि ये मध्यम मार्ग है, हम बीच में रहे हमेशा, हम रूल्स को ओबे करें, जैसे हम ट्रैफिक लाइट पर रूल्स को ओबे करते हैं, इसलिए क्या नहीं लगता, इसलिए ट्रैफिक जाम नहीं लगता है। समझ रहे हो, आपके इंसेट में एग्जांपल दे रखा है। क्लियर हुआ ना, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया।
बहुत ही बेहतरीन। आगे अगर मैं बात करूं तो आप आगे आता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, एच मैंने शॉर्ट में लिख दिया एच जी, है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब नीचे ह्यूमन ज्योग्राफी को हम टाइम के हिसाब से पढ़ेंगे कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जब हम टाइम के कॉरिडोर, जो हमारा कॉरिडोर ऑफ टाइम के हिसाब से देखते हैं, यानी कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे डेवलप हुआ, तो हमने इसको अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर लिया सर, अलग अलग पीरियड्स में। जैसे आप देखोगे अर्ली जो पीरियड था उसको हम बोलते हैं अर्ली कॉलोनियल पीरियड। अर्ली कॉलोनियल पीरियड की हम बात करें तो इस टाइम पर कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ था, कॉलोनाइजेशन से ठीक पहले का पीरियड है, जहां पर ये जो लोग हैं, ये जो यूरोपियंस हैं, ये एक्सप्लोर कर रहे हैं सर, एक्सप्लोर कर रहे हैं और हर जगह का डिस्क्रिप्शन तैयार कर रहे हैं सर। यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर एक बहुत, जितनी भी जगह पर ये लोग जा रहे हैं उन जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप बोल सकते हो इन जगहों के बारे में एनसाइक्लोपीडिया कलेक्ट कर रहे हैं सर। और इनको इंटरेस्ट किसमें है सर, ट्रेड में इंटरेस्ट है, फिलहाल अभी इनको ट्रेड में इंटरेस्ट है और इस वजह से आप देखोगे जगह जगह इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। फिर आप देखोगे इन्होंने गुलाम बना लिया, इन्होंने अलग अलग जगह पर दुनिया के अलग अलग कोनों में इन्होंने कॉलोनीज बना ली, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी एज अ यूरोपियन सेंट्रिक है, यूरोप नहीं लिखी है, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ ढूंढा है। तो फिर लेटर कॉलोनियल पीरियड की हम बात करें तो यहां पर इन्होंने रीजनल अप्रोच अपनाई है। अब लेटर कॉलोनियल अप्रोच की मैं बात करता हूं, पीरियड की बात करता हूं, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, अब ये लोग उन कॉलोनीज के अंदर घुस चुके हैं, उन रीजन्स के अंदर घुस चुके हैं। अब यहां पर ये क्या कर रहे हैं सर, अब यहां पर ये एक तरीके से जहां घुसे हैं उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से कि पूरी अर्थ है, यहां पर भी है ये लोग, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो ये रीजन वाइज स्टडी कर रहे हैं। अब जब रीजन वाइज स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं एज अ होल स्टडी कर रहे हैं ना, अर्थ की एज अ होल स्टडी कर रहे हैं लोग, क्योंकि अगर तुम हर एक रीजन की स्टडी कर लोगे तो कहीं ना कहीं कलेक्टिवली तुम पूरे अर्थ की स्टडी कर लोगे। यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पर इन्होंने अलग अलग रीजंस को समझा जाना और कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसे करके पूरी अर्थ की अंडरस्टैंडिंग इन्हें डेवलप हुई। उसके बाद आता है हमारा 1930s। अब ये टाइम पीरियड की हम बात करें, इसको इंटर वॉर बोला जाता है। इंटर वॉर का मतलब होता है दो वॉर के बीच का पीरियड। अब यहां पर आपको देखने को मिलता है एरियल डिफरेंशिएशन अप्रोच। अच्छा, इसमें सर क्या हुआ, एरियल डिफरेंशिएशन अप्रोच की जब मैं बात करता हूं तो उसमें आपको बेटा देखने को मिलता है क्या, एरियल डिफरेंशिएशन अप्रोच में आपको देखने को मिलता है कि हम हर रीजन की यूनिकनेस पर जा रहे हैं सर, कि वो रीजन यूनिक क्यों है, कैसे है, और अगर यूनिक भी है तो उसको क्या चीजें यूनिक बनाती हैं, व्हाई, वो क्यों यूनिक है, ये सारे सवाल हमने ढूंढने शुरू किए। उसके बाद आता है हमारा लेट 50s और लेट 60s में। यहां पर हम बात करते हैं सर स्पेक्ट्रल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब समझो, यहां तक आते आते हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इस टाइम पीरियड को, क्योंकि हमारे पास एम्पल ऑफ डेटा है, हमारे पास ज्योग्राफिकल डेटा है, फिजिक्स डेवलप हो गई है, फिजिक्स के लॉज डेवलप हो गए हैं, तो हमारे पास सब कुछ डेटा है। यानी कि यहां पर हम इंसानों को तो ले नहीं रहे, सिर्फ और हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और हम डेटा पर बात कर रहे हैं। यानी कि ज्योग्राफी बहुत ज्यादा डीह्यूमनाइज्ड हो गई है। फिर उसके बाद बात आई 1970s में। आप देखोगे ये जो तरीके थे इन पर सवाल उठाया गया, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल और बिहेवियरल अप्रोच डेवलप हुई। अच्छा, ये अप्रोच आपके एनसीईआरटी में अलग से दे रखी है। अगर मैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करूं तो यहां पर हम बात करते हैं ह्यूमन वेलबींग के बारे में। ये जो ज्योग्राफी का एक ऐसा ब्रांच है जो सिर्फ और सिर्फ बात करता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी को एज अ ह्यूमन वेलबींग के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हम किस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी को एज अ वेलबींग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं रेडिकल अप्रोच के। रेडिकल जो हमारी अप्रोच है, इसमें रेडिकल में क्या होता है, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स की हम बात करें तो ये जो हमारे कार्ल मार्क्स के थॉट्स हैं उन पर ये डिपेंड करता है। कार्ल मार्क्स ने बोला था कि जितने भी गरीबी है, जितना भी सोशल डेप्रीवेशन देखने को मिलता है, जितना भी समाज में डेप्रीवेशन है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। तो यहां पर सिंपल सी बात है, यहां पर जो अगर मैं बात करता हूं रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में, तो यहां पर सिंपल सी बताने की कोशिश करता है कि किसी भी जगह पर आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कोई भी जगह आपको देखने को मिलती है, उस जगह के पीछे पहले से प्लानिंग होती है। आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पर जाते हो, एक तरफ झुग्गी झोपड़ी है और एक तरफ पॉश एरिया है। अब ये तुम्हें लगता है ये कोइंसिडेंस, ये एक तरीके से जस्ट अ कोइंसिडेंस नहीं, हर जगह पर ऐसा पैटर्न क्यों देखने को मिलता है, सिंपल सी बात है, जहां सस्ती एरिया है, जहां स्लम्स होंगे, वहां एरिया बहुत सस्ता होगा, ये लोग रहेंगे और वहां पर फिर आपको सस्ती लेबर मिलेगी, चीप लेबर मिलेगी और इन अमीरों को फायदा होगा। यानी कि यहां पर कुछ ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स आए जिन्होंने सवाल उठाने शुरू किए। यानी कि अब ये ज्योग्राफी का इस्तेमाल ह्यूमंस के लिए कर रहे हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें बिहेवियरल अप्रोच के बारे में। बिहेवियरल अप्रोच वो अप्रोच है जो हमें बताती है कि किसी भी जगह को लेके आपका जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज होता है बेस्ड ऑन योर सोशल ग्रुप। यानी कि आप किस सोशल बैकग्राउंड से आते हो, उसके हिसाब से आप किसी भी जगह को लेकर आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप एक हिंदू हो और अगर आप बनारस में जाते हो तो हो सकता है आपके लिए अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हिंदूज के लिए बनारस एक सैक्रेड प्लेस है। लेकिन कोई दूसरे सेक्ट का, कोई दूसरे रिलीजन का बंदा बनारस में जाता है, हो सकता है वो वैसा फील ना करे जैसा आप फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका सोशल बैकग्राउंड ऐसा है, क्रिश्चियन हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, कोई अलग अदर रिलीजन का हो सकता है, तो हो सकता है उसको वैसा बनारस में फील ना हो। तो यानी कि किसी भी जगह को लेकर आपका जो बिहेवियर है वो आपको बदल जाता है बेस्ड ऑन योर सोशल ग्रुप। ठीक है ना? ठीक है। अब आप देखोगे यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफी को डीह्यूमनाइज्ड तरीके से पढ़ने का जो एक तरीका था डीह्यूमनाइज्ड, यानी कि इंसानों को हम शामिल नहीं कर रहे, उस पर सवाल उठाए जाते हैं और यहां पर फिर अलग अलग थॉट्स निकलते हैं सर।
है ना। अब यहां पर हम किस पर फोकस कर रहे हैं, सोशियो पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक थॉट्स पर हम ज्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं। फिर आता हमारा 1990s की जो हमारी टाइम पीरियड है, इसमें हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। अब हुआ क्या, यहां पर आप देखोगे हर चीज हो चुकी है सर, सब कुछ हो चुका है। अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर अब क्वेश्चन उठाए जाते हैं सर, यानी कि समझो जो हमने यूनिवर्सल थ्योरीज बना दी हैं उन पर सवाल उठने शुरू होते हैं सर। अब यहां पर हम किस पर बात कर रहे हैं सर, यहां पर हम जो लोकल के जो कॉन्टेक्स्ट है उन पर बात कर रहे हैं। यानी कि जो हमने बहुत ज्यादा जर्नलाइज कर दिया, जो हमने बहुत ज्यादा नोमोथेटिक अप्रोच अपनानी शुरू कर दिया, हर चीज को जर्नलाइज कर देना कि भाई अगर अफ्रीका में जो गरीबी है और इंडिया में जो गरीबी है, अब उसको आप जनरलाइज थोड़ा ना करोगे कि सिर्फ इस बात को लेके कि भाई दोनों जगह गरीबी है। अरे भाई गरीबी के कारण अफ्रीका में अलग है, हमारे इंडिया में गरीबी के कारण अलग है। इंडिया में आप देखोगे कास्ट सिस्टम था, अफ्रीका में था कास्ट सिस्टम। तो हमारे देश में जो गरीबी देखने को मिलती है उसके रीजंस और अफ्रीका में जो गरीबी देखने को मिलती है उसके रीजंस अलग होते हैं। यानी कि हमें लोकल के कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो ये सारी आपको जो है चीजें दिखाई देती हैं सर। फिर आप देखोगे आगे हम बात करें, आगे अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे फिर ये ऑलरेडी मेरे बेटा मैंने बता दिया, वेलफेयर, रेडिकल और बिहेवियरल, ये तीनों अप्रोचेस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, तीनों अप्रोचेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है बच्चा। ठीक है, अच्छा अब ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है फील्ड्स एंड सबफील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है बच्चा, वो हर तरीके से कनेक्टेड है सर। मैंने बोला था ना, ह्यूमन ज्योग्राफी इज आल्सो कनेक्टेड टू द अदर सिस्टर डिसिप्लिन्स। सिस्टर डिसिप्लिन्स की मैं बात करता हूं तो उसमें जो हमारे अदर जो साथ के जो सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं आपके ह्यूमैनिटीज में, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, अब किस तरीके से हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो इनसे कनेक्टेड है। तो यहां पर वही बात की गई है। जैसे आप देखोगे हमारे अलग अलग फील्ड्स हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, फॉर एग्जांपल सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये सारे आपको क्या देखने को मिल रहे हैं सर, ये सारे आपको जो है फील्ड्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है सर, ओके सर। अच्छा अब ये इनके सब फील्ड्स हैं और किस तरीके से ये किससे रिलेटेड है, हमारे अलग अलग जो सिस्टर डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड है। यहां पर कुछ एग्जांपल दिया गया, फॉर एग्जांपल जैसे आप देखोगे इलेक्टोरल ज्योग्राफी। अब इलेक्टोरल ज्योग्राफी का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टोरल ज्योग्राफी। इलेक्टोरल ज्योग्राफी क्या स्टडी करता है, तो किसी भी जगह पर जो वोटर्स का बिहेवियर है किस पैटर्न में चल रहा है, वो हमारा इलेक्टोरल ज्योग्राफी बताता है सर, कि हर जगह आप अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है इसमें जो वोटिंग पैटर्न रहता है वो क्या रहता है। अब जब हम बात करते हैं किसकी, जब बात करते हैं हम सिफोलॉजी की, सिफोलॉजी हमारा एक पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है जिसमें एक तरीके से हम डेटा पूरा निकालते हैं कि किस जगह पर कितनी कितनी वोटिंग हुई है, कितने वोट पड़े हैं, और कहीं ना कहीं हमें उसमें जो वोटर्स का बिहेवियर है कैसे दिखा, उसके लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ती है, उसके लिए हमें इलेक्टोरल ज्योग्राफी की मदद लेनी पड़ती है कि भाई वोटर्स का बिहेवियर क्या रहा। तो दोनों कनेक्टेड हुए या नहीं हुए, आप बताओ, दोनों कनेक्टेड है या नहीं, आप बताइए। ठीक है, क्लियर हुआ ना। जैसे हम बात करें बिहेवियरल ज्योग्राफी, अब बिहेवियरल ज्योग्राफी आपके बिहेवियर के बारे में बताती है, और जो आपका बिहेवियर है इट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में भी तो हम एक तरीके से इसी की बात करते हैं। कहीं ना कहीं जब आप बिहेवियरल ज्योग्राफी पढ़ोगे तो साइकोलॉजी के बारे में पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, आप बताओ, पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, आप बताओ, हाँ या ना, जल्दी से बताओ फटाफट से। क्लियर हुआ, इतनी चीजें क्लियर हुई। अच्छा जब आप बात करते हो किसके बारे में, जब आप बात करते हो बच्चा लेट्स से कि जब आप बात करते हो मेडिकल ज्योग्राफी के बारे में, मेडिकल ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट, है ना, इट इज रिलेटेड टू द एपिडेमियोलॉजी। अब अच्छा अगर मैं एपिडेमियोलॉजी की बात करता हूं, ये अलग अलग है, बिल्कुल अलग ये सब्जेक्ट है, जिसमें हम किसी भी जगह पर जो महामारी फैलती है, जो एपिडेमिक्स आती है, उसकी स्टडी करते हैं। और अगर मैं बात करूं मेडिकल ज्योग्राफी की, तो मेडिकल ज्योग्राफी में भी हम सेम चीज कर रहे हैं कि किसी जगह पर कोई भी डिसीज अगर फैल रही है, कोई भी है, उसका डेटा क्या है सर। यानी कि मलेरिया किसी जगह पर फैला तो वो क्यों फैला सर, उसी जगह पर क्यों फैला, तो उसके पीछे कारण होगा, गंदगी होगी, वहां पे स्लम्स होंगे, इसलिए वहां पे डेंगू मलेरिया वगैरह फैल रहा है, समझ रहे हो। तो ये डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, तो कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल किसके लिए होगा, वो कहीं ना कहीं एपिडेमियोलॉजी की स्टडी करने में हेल्पफुल होगा कि किसी भी जगह पर जो एपिडेमिक फैली है उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, उसके लिए आपके पास मेडिकल ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो दोनों इंटरकनेक्टेड है। यानी कि मैं सभी को एग्जांपल से समझाने की कोशिश नहीं, क्योंकि तो वो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, बस यहां पर बताने की कोशिश की गई है कि हमारे जो ह्यूमन ज्योग्राफी के जो फील्ड्स हैं या फिर सब फील्ड्स हैं, वो हाउ दे आर रिलेटेड टू द अदर सिस्टर डिसिप्लिन्स। यहां पर बस यही बताने की जो है कोशिश की गई है। इसी के साथ में आप देखोगे हमारा जो चैप्टर है वो हुआ खत्म। आई होप आपको ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लगा होगा, पसंद आया होगा, मजा आया होगा। तो हम एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बहुत शॉर्ट रख रहा हूं मैं इस लेक्चर को ताकि आपको ज्यादा टाइम ना देना पड़े। अगेन मैं बोलूंगा ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए बेस्ट है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो डिटेल में भी अवेलेबल है, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो एंड करते हैं इस क्लास को और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे से वन शॉट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।